नमस्कार। दोपहर न्यूज के विशेष कार्यक्रम शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ में हम फिर आपके सामने हैं। मेरे साथ मेरे साथी शेखर बागुरा जी हैं और हम आज फिर परंपरागत शाम के अखबारों की चर्चा शुरू करेंगे और उसके बाद में राजनीतिक चर्चाएं जो शहर में चल रही हैं, जो शहर की गतिविधि राजनीतिक, उस पर चर्चा करेंगे। आज हम पहले दोपहर से ही चर्चा शुरू करते हैं। आज हम खबरों को लेकर, आज दोपहर की बड़ी खबरों में एक तो पहले पेज की बड़ी खबर यह है कि पूरे देश भर में जहां मकान जो है बनना, जो है 50 लाख से कम के मकान बनना बहुत खत्म की लगभग की हालत हो गई है। 30 लाख से नीचे के तो बनना ही बंद हो गए हैं। वहीं 1 करोड़ के मकान, 1 करोड़ से ऊपर के मकान खरीदने वालों की लाइन लगी हुई है। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, 7 मेट्रो शहरों में जो सर्वे किया गया उसमें पाया गया कि किरायों में 70% तक की वृद्धि हो गई। यानी मुंबई और हैदराबाद जैसे क्षेत्रों में किराया शहरों में जाके बढ़कर अब 62 से 65 हजार रुपए तक पहुंच गया है। 2 बेडरूम हॉल का किराया अब नए युवा जो नौकरी के लिए इन शहरों में जा रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि उनको एक ही कम मकान लेकर 6 से 7 लोगों को उसमें रहना पड़ रहा है, तो उन्हें लाख रुपए तक देने पड़ रहे हैं। पर अब उनके पास में कोई साधन नहीं, क्योंकि वेतन जो है उनके इतने वो नहीं है। दूसरा एक और खबर है, मणिपुर बचाने की कवायद तो नहीं हो रही, पर मणिपुर में सरकार बचाने की कवायद जरूर शुरू हो गई। भाजपा के 14 विधायकों ने लिख के दे दिया कि राव वीरेंद्र सिंह के साथ वो काम नहीं कर पाएंगे। इस पूरे क्षेत्र को भारी नुकसान हो रहा है। दूसरी बड़ी खबरों में टिकरिया बादशाह में आज 65 मकान तोड़े गए हैं और ये नंदबाग के बाधक मकान थे। इस पर 60-60 साल के पुराने मकान भी जो है तोड़े गए हैं। एक मकान बनाने में जीवन लग जाता है और योजनाओं को लेकर शहर का विस्तार तो होना चाहिए, पर इनके साथ में ही मानवीय संवेदनाओं की बड़ी कमी हो जाती है जब जिनके मकान उजड़ जाते हैं और उनके हाथ में कुछ नहीं बचता है। मैं समझता हूं कि इस पर जरूर कुछ ना कुछ एक गंभीर मामला होता है, तो इस पर चर्चा होनी भी चाहिए। क्या शेखर जी, ये इसके अलावा भी बहुत सारे रोड जो चौड़ीकरण हो रहे हैं, टिकरिया बादशाह से रोड कहाँ निकलेगा और क्या है इस रोड को लेकर? अच्छा, बड़ा गणपति से लेकर सुपर कॉरिडोर को जोड़ने के लिए ये रोड बननी है। ये आइडिया की सड़क है। इस सड़क को बनाने के लिए आइडिया ने नगर निगम को पैसा दिया है। नगर निगम इसको बनाएगी, एजेंसी तो कहेगी। नगर निगम ने कब्जे हटाए हैं। इसका काम जो शुरू किया गया था टिकरिया बादशाह गांव की तरफ से शुरू किया गया था। उस तरफ से पहले मकान तोड़ लिए गए थे। उसका शुरू में विरोध भी किया रहवासियों ने, पर बात बनी नहीं, तो उनको समझ आ गया था कि इधर भी टूटना है। आज प्रशासन का अमला कल सुबह पहुंच गया था, जब सूरज भी नहीं उगा था। उसके पहले जाके मोर्चा संभाल लिया था और 65 मकान को गिरा दिया गया, जिसमें किसी का 10 फीट, किसी का 20 फीट, कुछ लोगों के पूरे मकान चले गए हैं। पर चूंकि ये रोड का हिस्सा है, 100 मीटर 30 मीटर चौड़ी रोड बननी है, 104 फीट की ये रोड बननी है। इसका आधे से ज्यादा पार्ट जो है एक्सिम 155 से लेकर आगे का बन चुका है। अब प्रशासन इसको अगले स्तर में नंदबाग के आगे बढ़ेगा और टिकरिया बादशाह से सुपर कॉरिडोर के बीच के हिस्से को हटाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि शहर के विकास के लिए जरूरी है, पर इन मकानों को लेकर भी कुछ होना चाहिए। इसके अंदर जिस प्रकार से थोड़े जाते हैं, इनको नोटिस वगैरह जारी हुए थे क्या? नोटिस जारी हुए हैं। ये प्रोसेस पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है और ये रोड जुड़ने से सुपर कॉरिडोर से सीधी शहर के मध्य की कनेक्टिविटी पास की नजदीक की हो जाएगी। हाँ, एक सोच बदल गया है शहर में कि लगता है कि तकलीफ कितने लोगों को हो रही है। जिनके मकान टूट रहे हैं उनकी गिनती 100 है, पर इस मार्ग से निकलने वाले लोगों की संख्या हजारों होगी। इसलिए हजारों के बारे में जब भी सोचा जाता है तो 100 लोगों के बारे में सोचना कम कर दिया जाता है। दूसरा, एक इस दोपहर खबरों में मध्याह्न भोजन में रबर जैसी रोटी मिल रही है, इसको लेकर भी शिकायत की गई है। MR9 का बचा हुआ कार्य अगले साल से पूरा होगा। बाकी सामान्य खबरें हैं जो नियमित खबरें हुआ करती हैं। हम पहले इसी में बात करते हैं शेखर जी। एक तो मकानों के किराए को लेकर बड़ा कोहराम मच गया है। मकान जहां इंदौर में 15-20 हजार रुपए के, लगभग 15 हजार रुपए तक 2 बेडरूम हॉल के मिल जाते थे, अब ये मकान 20 अच्छी लोकेलिटी में 20 से 25 और 30-30 हजार तक पहुंच गए हैं। ये तो इंदौर की हालत है, पर बाकी जो सर्वे बता रहा है वो ये बता रहा है कि बड़े शहर जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं 7 देश की, उन सब में तो अब किराए के मकान मिलना बहुत कठिन होगा और जो हैं वो बहुत महंगे हो गए हैं। क्या स्थितियां होना चाहिए और क्या होना चाहिए इस पे यार? भाई साहब, जिन मेट्रो शहरों की बात की जा रही है, Tier 1 क्लास के शहर हैं देश के, और यहाँ पर कामकाजी लोगों का काफी हुजूम हैगा। वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदना इतना महंगा है कि किराया फूटता हैगा। किराया बढ़ रहा है, उसके बाद भी लोगों को राहत इसलिए है कि वहाँ पे वो प्रॉपर्टी उसको खरीदने जाएंगे, उस प्रॉपर्टी का जो दाम है उस दाम के मुकाबले
ये काफी महंगा है और इतनी महंगी प्रॉपर्टी खरीदना, उसकी किस्तें भरना आम आदमी के बस की नहीं है, चाहे वो कितने बड़े पैकेज पे क्यों ना हो। इंदौर में भी यही हालात हैं। हाँ, पर अपन अब ये माने कि आप जो सपने देखा करता है मिडिल क्लास मकान होने का, उसको देखना बंद कर देना चाहिए, उसको मकान किराए का होने के सपने देखना जरूर चाहिए। एक और इसी में खबर थी, इसी का बॉक्स था जो कि 1 साल जो आंकड़े आए हैं, ये आंकड़े जारी किए हैं, ये एक एजेंसी ने जारी किया है। उसमें बताया कि 2 साल में 1.5 लाख मकान तोड़े गए बुलडोजर से, 7 लाख लोग बेघर हुए हैं। हाउसिंग एंड नेटवर्क की रिपोर्ट है ये, इसमें कहा गया था। एक और खबर इसमें जो है, जिस पर हम बात करना चाहते हैं कि अहिल्याश्रम के स्कूल के बच्चों ने शिकायत की कि उनके यहाँ जो रोटी मिल रही है वो बिल्कुल रबर जैसी मिल रही है उनको। इस मामले में अधिकारियों से बात भी की, वहाँ के जो शिक्षक वगैरह से बात की, तो उन्होंने कहा कि हमने शिक्षा विभाग को, ट्रस्ट को लिखित में शिकायत कर दी है। और इस मामले में सीओ सिद्धार्थ जैन का कहना है कि हमने फिर से टेंडर बुलाया। क्या मतलब, जब तक टेंडर नहीं आएंगे रबर रोटी जैसी रोटी खाना पड़ेगी बच्चों को? क्या रहेगा कि इसमें कुछ सुधरेगा क्या है? अब जब तक नया टेंडर नहीं होता है, पुराने ठेकेदार से काम तो चलाना पड़ेगा। वो रबड़ की रोटी खिलाए या वो गेहूं की रोटी खिलाए। हाँ, पर ये दुखद है ना, ऐसा होना नहीं चाहिएगा। जिस खबर, एक बड़ी खबर है जो 63-65 मकान तोड़ने वाली, उस पर हम सब बाद में चर्चा करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी खबर वही है और उस पर खबर पे हमको चर्चा करना भी चाहिए, क्योंकि एक नए रोड के लिए कवायद शुरू हो गई है। अग्निमांड की खबरों में अगर हम बात करें तो अग्निमांड की खबरों में, सिटी खबरों में जो है, एक तो राव ब्रिज का डामरीकरण शुरू हो गया है और डामर बिल्कुल फाइनल कोटिंग पे आ गया। लंबे समय से ब्रिज की जरूरत भी थी और मुझे लगता है कि 1-2 महीने में ब्रिज चालू हो जाना चाहिए। दूसरा ये है कि ठंड का जो है, ठंड वापस तेजी से बढ़ रही है और मैं मान रहा हूं कि अगले कुछ दिनों में आपको अपने गर्म कपड़े निकाल लेना चाहिए, कि ठंड बिल्कुल तैयारी में आपके दरवाजे तक आ गई है और बिल्कुल कपा देने वाली ठंड की स्थिति भी कुछ समय तक रहेगी। फिर वही खबरें नंदबाग को लेकर, एक फूड स्ट्रीट में कल अधिकारी पहुंचे हैं और सब सैंपल वैम्पल लिए हैं। एक नगर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा के चुनाव वगैरह के बूथों पर तैयारी शुरू हो गई, या चुनाव भी हो रहे हैं। बाकी तो राजस्व अभियान चालू हो गया है आज से और इसमें जो है वो गति पकड़ेगा। 3 से 6 माह के लंबित प्रकरणों को निपटाना जाएगा। और इंदौर में मिलने वाली 200 इलेक्ट्रिक बसें फिर अटक गई हैगी। वो पहले भी अटकी हुई थी, रवि भी अटकी और आगे भी शायद मुझे लगता है कि और से 1 साल लटकी रहेगी, उसके बाद ही मिल पाएगी। इसमें हम बात करते रहे शेखर जी, एक तो राव ब्रिज को जो सर्विस रोड डामर का बना है, फाइनल कोटिंग हो गया है, ये कब तक चालू हो जाएगा राव का ब्रिज? राहु का ब्रिज का तो काम चल रहा है, पर सर्विस रोड पे जो लोड आया था ब्रिज के बनने से, वो रोड खराब हो चुका था। इसको कोटिंग कर दी गई। कोटिंग करने से कम वहां ट्रैफिक को राहत मिल जाएगी, पुल कभी भी चालू हो। अच्छा, उसका शेड्यूल नहीं है, पर इसका शेड्यूल है, ठीक हो गई। हमें सोच के खुश रह लेना चाहिए कि चलो कम से कम हमको सर्विस रोड पे जाने आने को तो मिल रहेगा। मौसम विभाग का भी कहना है कि तापमान में गिरावट शुरू हो गई है और नवंबर के तीसरे सप्ताह से शानदार ठंड देखने को मिलेगी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ गिरना शुरू हो गई है। स्वेटर वगैरह की दुकानें शहर में लग गई हैं, सब आके स्वागत के लिए बैठ गए हैं। मुझे लगता है बस एक ठंड का इंतजार है और ठंड का लोगों को इंतजार है। क्या है, ठंड वंड पड़ जाएगी इस बार कि नहीं है? क्या है मौसम? ठंड जिस तरीके से मौसम में ठंडक आने लगती है, मौसम विभाग भी एक्टिव हो जाता है और कहने लग जाता है कि ठंड आ गई है। उसके पहले मौसम विभाग जितने दावे करता है तब ठंड नहीं आती है। ठंड अब दिखने लगी है, रात के और दिन के तापमान में जो अंतर आने लगा है, कम होने लगा है, उसके बाद ठंड असर दिखा रही है और ये दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। हम दिसंबर की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है क्या बचे हुए 10-15 दिन तो बचेंगे केवल दिसंबर के लिए। अच्छा है, ठंड वंड पड़ जाए, जरा मौसम भी ठीक हो जाता है शहर में, ठंड वंड कपड़े भी दिखने लग जाते हैं थोड़े बहुत। एक खबर इसमें भी है और एक खबर हमारे यहाँ एक दोपहर में भी खबर थी कि आज जमीन अधिग्रहण को लेकर जो मामला यहाँ पर लॉजिस्टिक पार्क प्रीतमपुर में बन रहा है, ये चाहे तो आप दोपहर की फटाफट खबरों में भी देख सकते हैं कि पूरे वीडियो वगैरह सारे उसके साथ में किसानों के साथ बिल्कुल 2-2 हाथ की स्थिति बनी रही। किसान भी जमीन देने को तैयार हुए नहीं और भारी पुलिस बल लगा है वहां पे। एक मजमा हो गया है सुबह से जो चला है, तो मैं सोचता हूँ 12-2 बजे तक, और किसान अपनी जमीन से हटने को तैयार नहीं हो रहे थे। बड़ी तादाद में किसानों के परिवार अपनी फसल, क्योंकि फसल की बोनी भी हो चुकी थी, कई जगह फसल की बोने की तैयारी थी, पर जो हमला पहुंचा है प्रशासन का और उनको भी जोर हो रहा था कि ये सड़क क्या मालूम बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। क्या है लॉजिस्टिक पार्क का मामला, किसान क्यों नहीं हट रहे पीछे? लॉजिस्टिक पार्क का मामला लंबे समय से चल रहा है और प्रशासन कई बार उन्हें नोटिस दे चुकी है। उसी जमीन अधिग्रहण के लिए अटका था। अब जमीन अधिग्रहण कभी तो करनी है, अब उसका विरोध तो हर बार होगा जब अधिग्रहण होगा। वही विरोध की फॉर्मेलिटी हो रही जो होना थी, वो कभी भी करते तब विरोध होना ही था।
और पहले किसान जमीन दे देते थे, अभी कुछ क्या इसमें कोई तकनीकी खामियां हैं क्या? उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है क्या? मुआवजा तो सरकार दे ही रही है। भाई साहब वो मुआवजा तो सरकार देती है, पर वजह ये हो गई जमीन की कीमतें जिस तरीके से बढ़ रही है आसमान उसके पे चली। मुकाबले जो मुआवजा मिलता है उसकी कीमत बहुत कम होती है, इसलिए किसान किसी भी हाथ में उसको देने के लिए तैयार नहीं होता है। हाँ, अब ये खबर प्रभात किरण में भी एक खबर देख लेते हैं हम। एक तो वही सब में आम खबर है, 63 मकान आज तोड़ दिए गए हैं, मकानों में अखबार इससे भरे पड़े। एक सरवटे बस स्टैंड का ठेका जो है, ये क्या पार्किंग वार्किंग पर ठेके दिए जाएंगे सरवटे बस स्टैंड के? क्या रहेगा ये सरवटे बस स्टैंड पर? वैसे सरवटे बस स्टैंड जब से शुरू हुआ है इसकी व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाएंगे। अब पार्किंग का ठेका, पार्किंग को ठेका देना ही होगा, तभी तो जाके लोग व्यवस्थित गाड़ी खड़ी कर पाएंगे। सारी जगह हर चीज संभालना नगर निगम और बस स्टैंड के प्रबंधन के हाथ में नहीं होता है। जिस तरीके से हालात हो गए हैं वहां पर, बस स्टैंड के बाहर मुहाने पर बसें खड़ी है, तकलीफें हो रही है, बस स्टैंड बदहाल हो रहा है। उसको देखने के बाद अगर पार्किंग पे ठेका नहीं दिया तो स्थिति और बिगड़ती जाएगी। एक और खबर है प्रभात किरण में, खबर पे सबका ध्यान भी गया है। एक बड़े IT क्षेत्र के कारोबारी जो हैं वो लापता हो गए हैं। इनका नाम शायद राजकुमार पिता बेजनाथ सिंह पटेल है और ये अंशुल टाउनशिप के रहने वाले थे और IT क्षेत्र में काम कर रहे थे। इनका जो है पुलिस भी तलाश कर रही है और मिले नहीं। एक IT क्षेत्र का, ये उस क्षेत्रों में लगातार हादसे हो चुके हैं, कुछ लोगों को पहले भी नर्मदा वगैरह में डूब के मिले हैं लोग, तो इसको चिंता लग गई। परिवार के लोग भी चिंता कर रहे हैं। क्या है इस मामले में? भाई साहब IT कारोबारी हैं, आश्रम के बाहर उनकी गाड़ी खड़ी थी, आश्रम में बकायदा वे योग वगैरह करने गए थे, मन को शांति लेने गए थे। वहां पर क्या हुआ है, उनके गायब होने की सूचना ने मन को अशांत कर दिया है परिवार को। अभी पुलिस ही जब ढूंढेगी पता चलेगा, तब पता चलेगा वे कहाँ चले गए हैं। चलो ईश्वर करे जहाँ रहे सुरक्षित रहे। इससे क्या है, शहर के बाहरी क्षेत्रों में भी लोगों को डर लगने लगता है आने जाने में। अभी हम पत्रिका की बात कर लेते हैं। पत्रिका में एक खबर जरूर जिस पर चर्चा भी होनी चाहिए। एक तो पूरे शहर में डीजे शादियों में और इतने बज रहे हैं और इनका जो 80-85 डेसीमेल का जो वो है बना हुआ नियम कानून 785 का, और ये 120-130 तक बजने के कारण जो है लोगों के हार्ट तक इसमें वाइब्रेट हो रहे हैं। पर अभी तक कोई डीजे को लेकर घोषणाएं कई बार हुई कि डीजे पे कार्रवाई होना चाहिए और डीजे निकलेंगे नहीं। पिछले बार कलेक्टर साहब ने भी इसमें कह दिया था कोई डीजे नहीं निकलेंगे गणेश विसर्जन की झांकियों में, और हर गाड़ी में 2-2 डीजे लगे हुए थे और धमाड़ धमाड़ बज रहे थे। क्या ये डीजे पे कोई कार्रवाई होना चाहिए कि बिल्कुल बस ये ऐसा ही? और वाकई बहुत आतंक के लोग कहाँ थर्राने लगते हैं जब गलियों से बारात निकलती है, पर कुछ कर नहीं सकते। कार्रवाई तो होनी चाहिए, है ना, नियम तो कहता है कार्रवाई होनी चाहिए, पर होती नहीं है। वजह है कि डीजे को कभी नापने कोई निकला नहीं कभी, कि डीजे की थर्राट से जब हम सड़क पर खड़े हैं, हम सड़क से गुजर रहे हैं, तो डीजे जिस बारात को या जिस जलसे को लेके जा रहा है उसके लोग तो मस्त हो रहे हैं, पर जो खड़े हैं उनके हाथ पैर जो धूज रहे हैं उसका रास्ता किसी ने चिंता नहीं किया आज तक। यही वजह है कि डीजे धड़ाधड़ चल रहे हैं और शादी का मुख्य आकर्षण डीजे हो गया है। और मुझे लगता है वैसे ही, मुझे लगता है एक दिन प्रशासन के 4-5 अधिकारियों को प्राइवेट गाड़ी में बैठा के और एक बार जहाँ बारातें घूमती है ना वहाँ जरा घुमा देना चाहिए, तो क्या ठर जो गाड़ी का वाइब्रेशन है ना उससे उनको समझ में आ जाएगा कि यार डीजे फिर रोक लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। प्रशासन के अफसर जिन इलाकों से गुजरते हैं आते जाते हैं वहां भी बारातें निकलती है, ऐसा नहीं कि वहां से नहीं निकलती होगी। हाँ, पर उनको निमंत्रण आ जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि अपने के बारात में, क्योंकि डीजे बज रहे हैं उनके यहाँ भी, वही बड़ी बात है। एक और खबर ये है कि मालवा मिल से दुकानों के सामने आज जो है अतिक्रमण हटना शुरू हो गए हैं, कहीं तो रोड खाली होना शुरू हो रहे हैं। और एक बड़ी बात है, अभी त्योहारों में बड़ा हल्ला मचा हुआ था। एक और शिकायत, ये पत्रिका की खबर है, इस पर जरूर बात कर लेते हैं कि यात्रियों की शिकायत जो है, यात्रियों की जो शिकायत हो रही थी नीचे काय में आपके मनमाना किराए को लेकर, पर उसको लेकर हो ये रहा है कि बसों की जांच भी नहीं हो पा रही और किराया जो है वो भी अब वापस जांच हो रही है उस पर। तो पूरी दुनिया उजड़ गई, अब तो यात्री भी अपने अपने घरों में चले गए हैं। इसके बाद में भी अगर ये हो रहा है तो ये बड़ी दुखद स्थिति है। ये भाई साहब त्योहारों के वक्त जब यात्रियों को लूटा गया तब प्रशासन चुप रहा, परिवहन विभाग चुप रहा, मनमाना किराया राखी पे ले लिया गया, दिवाली पर ले लिया गया, अब सारे लोग लौट गए, सारी स्थिति सामान्य हो गई है। अब यात्रियों के साथ जो बसों में, प्राइवेट बसों में बदसलूकी हो रही है उसकी शिकायत कलेक्टर जन सुनवाई में होती है, तो बसों की जांच करने अमला उतर जाता है। फिर यही अमला कभी देखने नहीं जाता है कि यही बस ऑपरेटर जो 500 रुपए का किराया है त्योहारों पे सीधा 1500 रुपए कर देते हैं और जम के वसूली करते हैं, तब कोई नहीं बोलता है। हाँ, इसमें क्या मेरे को लगता है कि प्रशासन के साथ भी हो गया कि जितना उनको कहा जाए उतना ही करना है उनको, अपने मन से कुछ करने का रहा नहीं शहर में। जब तक कलेक्टर साहब बोले नहीं उनको, कलेक्टर साहब भी कहाँ कहाँ बोले बेचारे, जहाँ जहाँ बोलना है वहाँ तो बोलते ही रहते हैं वो। एक दोपहर में एक लेख छपा था आज श्याम यादव जी का, भी बड़ा अच्छा था कि किसी का आदमी तो होइए।
इस शहर में अभी हाल बड़ा मजेदार काम चल रहा है ये, कि लोग जो हैं काम कराने के लिए शहर में लोग ढूंढते रहते हैं कि कोई आदमी है क्या उसका, या उसका कोई आदमी दूसरा है क्या। इस चक्कर में भाजपा के बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने घरों में भी आदमी नहीं बन पाए बेचारे, और उनका पूरा जीवन निकल गया है। तो श्याम यादव जी ने एक आर्टिकल इस पर बड़ा अच्छा दोपहर में लिखा था, मुझे लगा कि इस पर बात होनी चाहिए। अच्छे व्यंग्यकार इस पर लिखते रहते हैं, पर मुझे लगा श्याम जी ने इस पर कहा है कि आखिरी में ऐसा लगने लगता है कि सिवाय अपनी पत्नी के अलावा किसी का आदमी होना नहीं चाहिए, क्योंकि राजनीति में जिन जिन के आदमी बने ना वो बेचारे बाद में किसी के आदमी नहीं रह पाए वो। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि आपको बेसिक करके अपनी पत्नी का आदमी जरूर अच्छे से बनकर रहना चाहिए। ये तो थी आज की अखबारों की चर्चा। अब कुछ राजनीतिक चर्चा भी कर लेते हैं। महाराष्ट्र चुनाव है, परसों मतदान है, आज 18 है, परसों मतदान होने वाला है महाराष्ट्र और झारखंड में। तमाम नेता जो इंदौर से गए हुए थे वही वापस लौट रहे हैं। कैलाश वर्गीय नागपुर में थे और वहाँ पूरी विदर्भ की कमान संभाल रखे थे। उन्होंने दावा किया है कि 62 में से 45 सीटें वहाँ जीत रहे हैं। वो ये नहीं बताया उन्होंने कि बाकी जो सीटें हार रहे हैं वो कहाँ कहाँ की हैगी, ये अलग बात है। पर उन्होंने लंबे समय मेहनत तो बहुत की है वहाँ पे। मुख्यमंत्री भी स्टार प्रचारक के रूप में वहाँ गए थे और पिछले दिनों राहुल गांधी वहाँ जाके पोहे हुए खा के आए हैं। तो विदर्भ पे सारी गाड़ी टिकी हुई है, क्योंकि कांग्रेस की पूरी जान जो है विदर्भ में ही है। झारखंड के चुनाव का भी दूसरे दौर का मतदान 20 तारीख को होना है, और ये दोनों ही राज्यों की सरकारें भाजपा और कांग्रेस का या इंडिया गठबंधन का भविष्य तय करेंगी। ये तो हैं महाराष्ट्र की खबरें। पर हम इंदौर की अगर हम बात करते हैं तो क्या कुछ नया खिचड़ी पक रही है क्या भाजपा के संगठन के चुनाव को लेके जो अभियान चल रहा है? भाई साहब, संगठन चुनाव भाजपा में शुरू हो गए हैं। बूथों पर टोलियां बनाई जा रही है। कल और आज टोलियां बनाकर परसों देने का दावा किया जा रहा है कि आखिरी दिन है परसों सारी टोलियां बना दी जाए। विधायकों की पसंद से ही सब कुछ हो रहा है। और टोलियों बनाना इस बार बड़ा एक दिलचस्प ये रखा जा रहा है कि 3 महिलाओं को ढूंढा जा रहा है कि जो बूथ की टोली में रखी जाए। 11 लोगों की टोली में 3 महिलाओं को रखा जा रहा है। और पहली बार भाजपा एक प्रयोग करने जा रही है जिसमें व्हाट्सएप प्रभारी भी बूथ का बनाया जा रहा है। मोदी जी मन की बात करते हैं हर महीने के आखिरी रविवार को, उसके लिए भी एक प्रभारी बनाया जा रहा है जिसका काम रहेगा कि बूथ पर भाजपाइयों को भेला करे और मोदी जी की मन की बात भी सुनवाए। अच्छा, नहीं तो ये पूरी व्यवस्था मोदी जी के मन की बात के लिए हो रही है या बाकी कार्यक्रमों के लिए? ये भाजपा का संगठन पर्व है, साथ में मोदी जी की बात को भी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। चलिए, अच्छी बात है, कम से कम मोदी जी की बात तो घर घर पहुंचे। हमारी बात भी जो है हम सोचते हैं कि शहर के लोगों की बात भी मोदी जी तक पहुंचे, ताकि मोदी जी जो है इस शहर के को लेकर भी गंभीर रहे। हालांकि शहर को बहुत कुछ मिला भी है भाजपा के इन शासन कालों में, जहाँ स्वच्छता का तमगा मिला। वहीं मैं ये मानता हूँ कि इस शहर में सुविधाओं के नाम पर बहुत विस्तार भी हुआ है। निश्चित रूप से जिन लोगों ने इस प्रयास के भागीदार रहे उन सबको धन्यवाद भी दिया जाना चाहिए। और ये थी आज की खबरें और आज का राजनीतिक चर्चा। कल इसी समय पर हम एक बार फिर मिलेंगे आपसे पूरी नई खबरों के साथ में। शेखर जी इसमें आपको आगे का विश्लेषण बताएंगे। मैं एक बार फिर आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया इस कार्यक्रम को हम बेहतर तरीके से बना सकें, इसके लिए अधिक से अधिक लोगों तक आप इसे पहुंचाएं और लाइक करें। कृपया करके लाइक जरूर करें इसे, और दूसरों तक भी अगर पहुंचाते हैं आप, इसे शेयर करते हैं तो बेहतर होगा हमारे लिए, हमारा सहयोग भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।